Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am logical reasoning teacher and I say you welcome in STEP anti-test preparation program by Punjab Group of Colleges. Dear students, आज हम मेडिकल एंट्री टेस्ट के रीजनिंग पोर्शन के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो कौन कौन से हैं? दे आर रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज। स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों टॉपिक जो हैं ये बेसिक मैथमेटिक्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपने इनको बगौर समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशो की। रेशो एक्चुअली क्या होता है? ये एक्सप्रेशन होता है जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? टू क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर टोटल जो है ना कितने पार्ट्स हैं? टोटल आपके पास 3, 3, 3 और 3, टोटल आपके पास 12 पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स इसके शेड किए गए हैं, कुछ पार्ट्स पे क्रॉस लगाया गया है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए शेडेड टू नॉन शेडेड, इसकी आप रेशो बताइए, तो कितने बॉक्सेस के ऊपर शेड किया गया है? दे आर 4। और नॉन शेडेड कितने हैं? दे आर 8। तो आपके पास जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी? दैट विल बी 4:8। और आप दोनों को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा? 1:2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे ये कहा जाता है कि शेडेड टू क्रॉस का अगर आप रिलेशनशिप बनाएं तो वो आपके पास क्या बनेगा? 4 जो बॉक्सेस हैं वहां पर शेड है और 3 के ऊपर क्रॉस है, तो इनका आपस में रिलेशनशिप क्या बनेगा? वो बनेगा 4:3। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता है कि हमारे पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर किसका है? मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। अब हमने क्या किया है? 10 लीटर्स मिल्क के अंदर 2 लीटर्स हमने वाटर को मिक्सअप किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर किस रेशो से आपने मिक्सअप किया है, तो आप क्या करेंगे? आप 10:2 लिखेंगे और दोनों वैल्यूज 2 से डिविजिबल हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद आप क्या लिख देंगे? इसको 5:1 लिख देंगे। यानी कि 5 और 1 एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है फॉर ईच 5 लीटर ऑफ मिल्क देयर इज 1 लीटर ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि वहां पर 15 लीटर जो है मिल्क का है, तो देन वाटर कितना होगा? देन वो 3 लीटर होगा। यानी कि एक्चुअली जो रेशियो होती है वो क्या होती है? वो 2 क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है। यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, जो काम हमने यहां पर किया है और यहां पर भी किया है कि आपने रेशो को एक सिंगल नंबर से डिवाइड किया है। सिंगल नंबर से जब आप डिवाइड करते हैं तो ये दोनों रेशोज क्या कहलाती हैं? ये इक्विवेलेंट रेशोज कहलाती हैं। रेशो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जो नई रेशो बनती है वो पहले वाले रेशो के हमेशा इक्वल होती है। यहां पर इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप दोनों में कोई नंबर ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल 10 में आप 1 को ऐड कर दें, 2 में भी 1 को ऐड कर दें, तो अब जो नई रेशो बनेगी वो पहले वाली रेशो के इक्वल नहीं होगी। इक्विवेलेंट रेशो वही होगी जो कैसे प्रोड्यूस होगी? दोनों कंपोनेंट्स को किसी सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेशो एज फ्रैक्शन और परसेंटेज। रेशो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास A:B है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? A/B लिख सकते हैं। यहां पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यहां पर जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है, इसलिए जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या बनेगा? वो न्यूमिनेटर बनेगा और जो बाद वाला नंबर है वो क्या बनेगा? वो डिनोमिनेटर बनेगा। अगर आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई 100 और साथ में परसेंट का साइन लगा दें, तो इस तरह से जो रेशो है वो किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगी? वो परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगी। रेशो से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके पास है, जैकी हैज 8 हेन्स एंड 4 शीप, रेशो ऑफ हेन्स टू एनिमल्स इज। उसके पास क्या है? 8 उसके पास हेन्स हैं, 4 शीप हैं। आपने रेशो बतानी है हेन्स की। देखिए हेन्स यहां पर कितनी हैं? दे आर 8। इसकी रेशो आपने बतानी है। किसके साथ बतानी है? इस बात का आपने ख्याल रखना है, उसने हेन्स की शीप के साथ रेशो नहीं पूछी हुई, बल्कि किसके साथ रेशो पूछी है? टू द एनिमल्स। जितने टोटल एनिमल्स हैं, तो टोटल कितने हैं? 8 और 4 कितने हैं? 12 हैं। अब दोनों वैल्यूज देखें किस पे डिविजिबल हैं? दोनों वैल्यूज 4 से डिविजिबल हैं, तो 4 2s are 8 और 4 3s are 12। क्या रिजल्ट आपके पास बनेगा? 2:3, जो कौन सी ऑप्शन में है? इट इज इन चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है।
नोट हमारे पास क्या है, आपने ये बात याद रखनी है कि जो रेशियो होती है ना, ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वो उन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हमें बताती है कि एक क्वांटिटी के बदले में दूसरी क्वांटिटी है वो कितनी है। हमें वो ओरिजिनल वैल्यूज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। इस बात को समझने के लिए आप ये एग्जांपल लीजिए। सपोज कीजिए कि आपके पास क्वेश्चन ये है कि एक कॉलेज है, वहां पर बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में हैं, वो 7 और 9 के रेशियो में हैं। और कोई दूसरा कॉलेज है, वहां पर जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो किस रेशियो में हैं, वो 9 और 20 के रेशियो में हैं। और आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन से कॉलेज में बॉयज की तादाद ज्यादा है, तो हम यहां से कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये नंबर 7 है, यहां पर 9 है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये नंबर यहां पर बड़ा है तो यहां पर जनाब बॉयज की तादाद ज्यादा है, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। इसकी वजह क्या है, देखिए यहां पर आपके पास रेशियो थी 5 और 1। ओरिजिनल नंबर्स क्या थे, वो 10 और 2 थे। यानी कि अगर रेशियो के कॉरेस्पॉन्ड नंबर 5 है तो ओरिजिनल नंबर क्या है, वो 5 का एक मल्टीपल है। तो यहां पे भी यही बात है कि यहां पर अगर बॉयज के कॉरेस्पॉन्ड नंबर 7 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉलेज में जो नंबर ऑफ बॉयज है ना वो 7 का मल्टीपल है। यानी कि हो सकता है वो 7 बॉयज हो सकता है वो 14 हो सकता है वो 21 हो सकता है वो 28 हो। यानी कि 7 का मल्टीपल कोई भी नंबर होगा। इसी तरह से इस कॉलेज में जो बॉयज की तादाद है वो 9 का मल्टीपल होगी, हो सकता है वो 9 हो, 18 हो, 27 हो। अब सपोज कीजिए इसमें अगर 27 बॉयज हैं, इसमें अगर हमारे पास 28 बॉयज हैं, तो मुझे ये बताइए कि दोनों में से बॉयज किस में ज्यादा होंगे, फिर इसमें बॉयज है ना वो ज्यादा हो जाएंगे। तो रेशियो हमें ओरिजिनल वैल्यूज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो से रिलेटेड। टॉपिक हमारे पास क्या है, फाइंडिंग वैल्यूज फ्रॉम गिवन रेशियो। अगर आपको टोटल वैल्यू बता दी जाए और रेशियो बता दी जाए और कोई एक वैल्यू पूछी जाए, वो आप कैसे बताएंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, इन अ बैग रेशियो ऑफ ब्लैक बॉल्स टू ब्लू बॉल्स इज 3:5। इफ टोटल बॉल्स आर 40, हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर। देखिए कहा गया है कि हमारे पास क्या है, ब्लैक और ब्लू की रेशियो 3 और 5 है, टोटल बॉल्स 40 हैं, तो आपने बताना है कि ब्लू कितने हैं। अब एक मेथड तो इसका ये है कि आप इस फॉर्मूले को यूज करें। ऊपर आपने रेशियो लिखनी है, नीचे आपने लिखना है सम ऑफ रेशियो, मल्टीप्लाई कर देना है आपने टोटल वैल्यू से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। जैसा कि यहां पर देखें ब्लू के कॉरेस्पॉन्ड रेशियो कितनी है, 5 है, और सम ऑफ रेशियो 5 और 3 को ऐड करें तो आंसर 8 बनता है। मल्टीप्लाई कर दें 40 जो कि टोटल वैल्यू है, तो आपके पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 25 के इक्वल आ जाएगा। तो इस मेथड से आप ब्लू बॉल्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं और ब्लैक बॉल्स कितने हैं वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड आपके पास ये है कि चूंकि रेशियो 3 और 5 गिवन है, हमें मालूम है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो रेशियो का मल्टीपल होती है, तो इसका मतलब भी हो गया कि जो ब्लैक और ब्लू बॉल्स हैं वो 3 और 5 का मल्टीपल होंगे। यानी कि आप ये सपोज कर सकते हैं कि जो हमारे पास ब्लैक और ब्लू बॉल्स कितने हैं, वो 3x और 5x हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 3x और 5x सपोज कर लें। अब कंडीशन को यूज करें। कंडीशन क्या है कि दोनों को ऐड करने से आंसर कितना बनता है, 40 बनता है। अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ब्लैक बॉल्स की तादाद आ जाएगी। x की वैल्यू को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किसकी तादाद आ जाएगी, ब्लू बॉल्स की तादाद आ जाएगी। कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस हमारे पास ऐसी होती हैं कि एक ही ऑप्शन ऐसी होती है जो फेवरेबल होती है। यानी कि हमें यहीं से पता चल गया था कि हमारा आंसर 5 का मल्टीपल होना है। तो अगर आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ऐसी हैं कि एक ही ऑप्शन 5 का मल्टीपल है और दूसरी कोई भी ऑप्शन 5 का मल्टीपल नहीं है, तो देन हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली इसका आंसर बता देना है कि रिजल्ट क्या बनेगा, बीटा ऑप्शन बनेगा विच इज इक्वल टू 25। स्टूडेंट्स ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे क्या पूछा जाए, आपसे परसेंटेज पूछी जा रही हो, आपसे कहा जाए कि बताइए कि जो ब्लू बॉल्स हैं वो कितने परसेंट हैं। तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने 5 को टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है और साथ में परसेंट का साइन लगा देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे इस क्वेश्चन में टोटल वैल्यू गिवन थी, आपको टोटल वैल्यू ना बताई जाती, बल्कि आपको बताई जाती है कि ब्लू बॉल्स इतने हैं, तो आप टोटल बॉल्स खुद बताइए।
देन एक मेथड तो यह है कि आप इस फॉर्मूले को यूज कर लेते कि रेशो लिखते, नीचे सम ऑफ रेशो लिखते, यहां पर आपने टोटल फाइंड करना है और वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाती, आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते, आप टोटल वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते। या फिर एक और मेथड भी हो सकता है, सपोज कीजिए कि इस क्वेश्चन में कहा जाता कि आपके पास ब्लू बॉल जो है ना वो आपके पास 20 हैं, तो आप बताइए कि टोटल बॉल्स कितने होंगे। तो अगर ब्लू बॉल्स 20 हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल है, ये 20 के इक्वल है। तो आप यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लें, जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल होगी, वो 4 के इक्वल होगी। अगर आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 12। ये आपके पास आ जाएंगे ब्लैक बॉल्स। आप दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल बॉल्स आ जाएंगे। तो इस तरह से कोई एक वैल्यू गिवन हो आप वहां से टोटल फाइंड कर सकते हैं, या टोटल गिवन हो तो आप वहां से कोई एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है जिस तरह का अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन यहां पर एक चीज है कि रेशियो जो है ना वो डायरेक्टली नहीं गिवन। स्टूडेंट्स समटाइम ऐसे होता है कि रेशियो को फाइंड करने के लिए पहले आपको कुछ वर्किंग करना पड़ती है। सपोज कीजिए क्वेश्चन आपके पास है कि ए एंड बी टुगेदर हैव $2500 और आगे क्या बता दिया गया है कि 3/2 ऑफ एज इज इक्वल टू 2/7 ऑफ बीज के शेयर इस तरह से हैं कि 3/2 ऑफ ए का शेयर किसके इक्वल है, 2/7 ऑफ बी का शेयर। तो आप बताइए कि बी का शेयर इसमें कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, गिवन कंडीशन को यूज करते हुए पहले आप रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या कहा गया है, 3/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/7 ऑफ बी। अब आप ऐसा करें कि बी को इधर लाके डिवाइड कर दें, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा और 3 इधर आकर डिवाइड होगा, तो a ओवर b आपके पास आ जाएगा 4/21, यानी कि a और b के रेशियो क्या बन जाएगी, 4/21 बन जाएगी। अब अगर आप b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ऊपर आप लिखेंगे b की रेशियो, नीचे आएगा सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू, तो इसको सॉल्व करके आप b का शेयर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से a का शेयर भी फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस रेशियो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास ये है कि a और b की रेशियो 2 और 3 है, b और c की रेशियो 5 और 6 है। आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि आप a और c की क्या रेशियो है वो रेशियो आप बताइए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि a के लिए 2 है और c के लिए 6 है और 2 और 6 इसकी रेशियो बन जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस सूरत में आपने करना क्या होता है, आप इस तरह से लिख लें ए बी की रेशियो और बी सी की रेशियो, आप इस तरह वर्टिकली इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 2s are 10, 6 3s are 18। अब आप देख लीजिए कि दोनों वैल्यूज किस पे डिवाइड हो सकती हैं, दोनों वैल्यूज जो है ना वो 2 पे डिवाइड हो सकती हैं, तो डिवाइड कर लें, आपके पास क्या बन जाएगी, ए और सी की रेशियो बन जाएगी। इसी तरह से अगर आपने ए बी सी की कॉन्टिन्यूस रेशियो निकालनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ए बी सी की रेशियो के लिए आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ए बी और सी की कॉन्टिन्यूस रेशियो आपके पास आ जाएगी। अब इससे रिलेटेड आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है 3 रेशियो से रिलेटेड कि अभी अगर ए बी सी 3 पर्सन हैं, इनके पास टोटल 16,000 रुपीज हैं, वो इस रेशियो में आपस में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि ए को कितने पैसे मिलेंगे। तो जिस तरह ऐसा क्वेश्चन आपने किया था जिसमें 2 रेशियोज थी, जिसमें 3 क्वांटिटीज हैं, ये भी आपने उसी तरीके से करना है कि ऊपर आप ए की रेशियो लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई टोटल कर देंगे। आपसे अगर ये कहा जाए फाइंड स्मॉलेस्ट शेयर, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जिस पर्सन के कॉरेस्पॉन्ड जो रेशियो है वो स्मॉलर होगी उसका शेयर भी सबसे कम होगा, यानी कि ए की रेशियो सबसे कम है तो ए का शेयर भी कम होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट शेयर निकालें तो आपने सबसे बड़ी रेशियो को यूज करना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड सम ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी, तो एक मेथड तो ये है कि आप ए और बी दोनों के शेयर्स को फाइंड करें और दोनों को ऐड कर लें, या फिर एक मेथड ये है कि ऊपर जहां पर आप रेशियो लिख रहे हैं ना, यहां पर आप सिर्फ ए और बी के रेशियो को ऐड कर दें, नीचे वही लिखें सम ऑफ रेशियो और टोटल से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए और बी का सम आ जाएगा। इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है फाइंड डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, तो जब आपने डिफरेंस फाइंड करना है तो ऊपर रेशियो की जगह पे आप क्या करेंगे, इन दोनों के रेशियोज को माइनस कर देंगे और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेशियो और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल के साथ। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स यहां पर भी x वाला मेथड यूज हो सकता है। देखें, अगर वैल्यूज 2, 3 और 11 की रेशियो में हैं तो एक्चुअल वैल्यूज क्या होंगी? 2x, 3x और 11x। तो आप तीनों को ऐड करके टोटल वैल्यू की को रख लें, यहां से आप फाइंड कर लें x की वैल्यू। जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो a का शेयर आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें तो b का शेयर आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करें तो c का शेयर आ जाएगा। यह मेथड भी अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है पार्टनरशिप का। इसमें बस आपने एक पॉइंट समझना है कि इसमें आपने रेशो कैसे फाइंड आउट करनी है। बाकी क्वेश्चन इसी तरह से है जिस तरीके से ऊपर हमने बात कर ली है। सपोज कीजिए कि ए बी सी 3 पर्सन हैं, तीनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। ए पर्सन जो है वो अपना कितना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो P1 अमाउंट जो है वो लेके आता है, दूसरा P2, तीसरा P3 अमाउंट लेके आता है, और जो पहला पर्सन है वो T1 टाइम के लिए उसको इन्वेस्ट करता है, दूसरा T2 टाइम के लिए, तीसरा T3 टाइम के लिए उसको इन्वेस्ट करता है, और वो कुछ प्रॉफिट एंड पे कमा लेते हैं। अब ये कहा जाता है कि वो जो प्रॉफिट है वो इन तीनों में किस रेशो से डिवाइड होगा। तो एक्चुअली वो रेशो कैसे फाइंड होगी? जो ए बी और सी की रेशो है वो कैसे आएगी? कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी का कैपिटल और टाइम का प्रोडक्ट, फिर सी का कैपिटल और टाइम का प्रोडक्ट। इन तीनों वैल्यूज की आप रेशो अगर फाइंड कर लेंगे तो ये वो रेशो होगी जिस रेशो में आपने क्या करना है, जो प्रॉफिट है उसको तीनों में डिवाइड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन एक्चुअली क्या होता है? ये एक इक्वेशन होती है जिसमें 2 रेशियोज को कंपेयर किया जा रहा होता है। यानी कि अगर आपके पास 2 रेशियोज हैं ए बी और सी डी, दोनों को इक्वल लिख देंगे तो ये आपके पास क्या कहलाता है? ये प्रोपोर्शन कहलाता है। प्रोपोर्शन में इक्वल की बजाय ये वाला सिंबल भी लिखा जाता है कि ए रेशो बी इज प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी। प्रोपोर्शन में आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि ये जो बाहर वाली वैल्यूज हैं ये कहलाती हैं एक्सट्रीम्स, ये जो अंदर वाली वैल्यूज हैं ये कहलाती हैं मीन्स। जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। अब सबसे सिंपल क्वेश्चन जो किसी प्रोपोर्शन के बारे में आ सकता है वो इस तरह का आ सकता है, जैसे आप कहा जाए कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालें, सेकंड प्रोपोर्शनल निकालें, थर्ड प्रोपोर्शनल या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें। तो इन सबका क्या मतलब होता है, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जब आपको कहा जाएगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालें, उसमें आपको 3 वैल्यूज दी जाएंगी और कहा जाएगा कि फर्स्ट निकालें, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू को x लिख लेंगे और बाकी 3 वैल्यूज जिस तरतीब में उसने क्वेश्चन में दी होंगी आप उसी तरतीब में लिखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर आपके पास 2 नंबर्स हों और कहा जाए कि सेकंड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करें, या फिर यूं कहा जाए कि मीन प्रोपोर्शनल निकालें, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेकंड की जगह पर और थर्ड की जगह पर आपने ये x लिख देना है, और आपने वही काम करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो क्या कहलाएगा? सेकंड प्रोपोर्शनल या फिर मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। अगर आपको 2 नंबर्स दिए जाएं और कहा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे? आप सपोज कीजिए कि 16 और 36 2 नंबर्स गिवन हैं, तो आप 16 36 की रेशो लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शन और 36 और x लिख देंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपके पास कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। और अगर ये कहा जाए कि 3 नंबर्स आपको बता दिए जाएं, कहा जाए कि इन तीनों के अंदर जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो निकालें, तो फिर आपने तरतीब वही रखनी है 3, 33, 11। अगर ये 3 नंबर बताता है और कहता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालें, तो थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह पे आपने x लिख देना है। तो फिर उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख के आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर ये कहा जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करें, 3 नंबर्स आपको बता दिए जाएं, तो फिर आपने इस तरतीब से नंबर लिखने हैं और फोर्थ पोजीशन पे क्या लिख देना है? वो आपने x लिख देना है, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि 4x इज इक्वल टू 9 इंटू 12 लिख के यहां से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइप ऑफ प्रोपोर्शन या फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन। प्रोपोर्शन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से समझना है। सबसे पहले तो आपने ये जो रिलेशनशिप है ना, आपने इसको समझना है। 2 टाइप्स के रिलेशनशिप बेसिकली होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से सेकंड क्वांटिटी भी बढ़ जाए, हम बोलते हैं कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट है। और अगर हमारे पास इनवर्स वेरिएशन की बात हो रही हो, तो इनवर्स वेरिएशन कौन सा होता है? जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही हो।
जो डायरेक्ट वेरिएशन होगा ना उसका ग्राफ इस तरह से होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। जो इनवर्स वेरिएशन है इसका ग्राफ इस तरह से नीचे को आ रहा होगा कि जैसे जैसे आप आगे को जा रहे हैं वैल्यू नीचे को आती जा रही है। इसका मतलब होगा कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है, वो इनवर्स है। तो पहले तो कुछ क्वांटिटीज हम देखेंगे और उनके रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर कुछ लोग हैं, कुछ आदमी हैं, मिलके कुछ, तो आपने मेन और डेज के दरमियान रिलेशनशिप को चेक करना है कि कैसा रिलेशनशिप होगा। तो देखिए, अगर आदमी ज्यादा हो जाएंगे तो काम कम डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन और डेज के दरमियान रिलेशनशिप कैसा हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। इसी तरह से अगर आप मेन और फूड की बात करते हैं, कुछ लोग हैं और कुछ फूड है, अगर लोग ज्यादा हो जाएंगे उनके लिए फूड भी ज्यादा चाहिए होगी। तो मेन और फूड के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। इसी तरह से डेज और फूड, कहीं आपने ज्यादा डेज स्टे करना है तो फूड भी ज्यादा ही रिक्वायर्ड होगी। टाइम और डिस्टेंस की अगर आप बात करते हैं, अगर आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस कवर करना है तो कम टाइम लगेगा। टाइम और स्पीड की अगर आप बात करते हैं तो अगर आप स्पीड को ज्यादा कर देंगे तो फिर टाइम कम लगेगा। दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं और आपने उनको कैसे हैंडल करना है, यह चीज देखिए। क्वेश्चन आपके पास है, इन अ गैरिजन फूड इज एनफ फॉर 600 men फॉर 40 days. If there would be 200 persons, then food will last for how many days? किसी जगह पे क्या है कि 600 मैन के लिए कितने डेज की फूड है, 40 डेज के लिए फूड मौजूद है। क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि अगर पर्सन जो हैं वो 600 की बजाय 200 होते तो वो फूड कितने दिन तक चलती। स्टूडेंट्स, एक तो यह है कि आप इसका आंसर दे सकते हैं लॉजिकली। देखिए, यहां पर कौन कौन से रिलेशनशिप आ रहे हैं, मेन और डेज आ रहे हैं। इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप होगा, इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होगा। तो पहली बात तो यह है कि अगर आदमी कम हो रहे हैं तो जाहिर बात है डेज जो है ना वो बढ़ जाएंगे। अगर 40 डेज की खुराक पहले से मौजूद है तो अब हमारा जो आंसर आएगा ना वो 40 से ज्यादा होगा। अब यहां पे एक और चीज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, 600 से 200 हो गए, इसका मतलब है कि 1/3 हो गए हैं। अगर नंबर ऑफ पर्सन 1/3 हो गए हैं तो डेज कितने हो जाएंगे, वो 3 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि एक रिलेशनशिप कौन सा है, वो इनवर्स है। तो अगर 40 का 3 टाइम्स करें तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, वो 120 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि आप क्वेश्चन का आंसर लॉजिकली दे सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक है उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, फिर आप सॉल्व कैसे करेंगे। फिर सॉल्व करने के लिए आप इसका मेथड भी यूज कर सकते हैं। आप यूं करें कि अगर रिलेशनशिप इनवर्स है तो पहले केस में जो दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट है और जो बाद वाले केस में दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट है, इनको आपस में क्या रख लें, इक्वल रख लें और एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लें। पहले केस में 600 मैन है और डेज कितने हैं, 40 हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड केस में 200 पर्सन हैं और डेज कितने हैं, वो एक्स हैं, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। उन दोनों का प्रोडक्ट एक तरफ रख लिया। अब ये 200 इधर आके डिवाइड होगा तो आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां से एक और हमारे पास मेथड भी होता है, वो क्या है कि आप डाटा को इस तरह से अरेंज करें। आप यहां पर मैन लिखें, यहां पर डेज लिखें। जो पहला केस है वो ऊपर लिखें कि 600 मैन 40 डेज, 200 मैन एक्स डेज। जो वैल्यू फाइंड करनी है वहां पे आप एरो लगा दें ऊपर को। अगर दोनों के साथ रिलेशनशिप इनवर्स है तो इसका एरो डाउनवर्ड लगा दें। अगर दोनों का रिलेशनशिप डायरेक्ट है तो इसका एरो भी ऊपर को लगा दें। अब एरो को फॉलो करते हुए आप फ्रैक्शन बना लें। x/40 इज इक्वल टू होगा 600 डिवाइडेड बाय 200। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो आप लॉजिकली भी आंसर दे सकते हैं, ये मेथड भी है, ये मेथड भी है, किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो, ये कहा जाए कि कोई पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है, वो 2500 किलोमीटर ट्रैवल करता है कितनी देर में, 10 आवर्स में। तो आप बताइए कि 8 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब यहां पर जरा देखिए, एक तरफ डिस्टेंस है, एक तरफ टाइम है। डिस्टेंस और टाइम के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो आप क्या करेंगे, जिस तरह से यहां पर आपने ये किया था कि इनवर्स रिलेशनशिप में दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, यहां पर क्या होगा, दोनों का कोशेंट इक्वल होगा। यानी कि पहले केस में 2500 और 10 दोनों को डिवाइड कर दें। सेकंड केस में x और 8 दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को इक्वल रखने। आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है परसेंटेज। स्टूडेंट्स परसेंटेज की हमें ज़रूरत क्यों महसूस होती है, इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। सपोज कीजिए कि एक स्टूडेंट एक टेस्ट देता है जिसके टोटल मार्क्स 25 हैं और 25 में से वो कितने मार्क्स हासिल करता है, वो 15 मार्क्स हासिल करता है। तो अगर कहा जाए कि इसने 25 में से 15 मार्क्स हासिल किए हैं, आप उसकी कारकर्दगी का अंदाजा कर सकते हैं। एक चीज़ यह है कि आप इसको उठा के 100 पे शिफ्ट कर दें। जैसे कि 25 टोटल मार्क्स थे, आप 25 का 4 टाइम्स करें तो आपके पास क्या बन जाता है, 100 बन जाता है। इसी तरह से अगर आप 15 का 4 टाइम्स करें तो वो क्या बन जाएगा, वो 60 बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि टोटल मार्क्स अगर 100 होते तो देन उसने कितने मार्क्स गेट किए हैं, 60 मार्क्स गेट किए हैं। तो ये जो आपने 100 पे शिफ्ट किया ना, ये क्या कहलाता है, ये परसेंटेज कहलाता है। तो हम अक्सर ऐसा करते हैं कि वैल्यूज को परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज परसेंटेज की फॉर्म में हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो आइए परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है परसेंटेज का, वो ये है कि किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी डेसिमल को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपके पास 0.17 है, अगर आपने इसको परसेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 17% बन जाएगा। 0.17 को आप कैसे सोल्व करते हैं, अगर आप पॉइंट को ड्रॉप करें तो बन जाता है 17/100, 100 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बन गया, 17 आ गया। या फिर आपको वैसे ही पता है कि जब आप किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट जो होता है वो 2 प्लेसेस राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो जब 0.2 प्लेसेस राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास 17 बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास 1/4 है, इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में परसेंट का साइन लगा देंगे। स्टूडेंट्स आप इसका उलट भी कर सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में या कॉमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप उसको 100 से डिवाइड कर दें और परसेंट का साइन को बीच में से खत्म कर दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई होके 3/4 बन जाएगा। इसी तरह से 50% को आप लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 100, जो क्या बन जाता है 1/2 यानी कि हाफ बन जाता है। सॉल्विंग परसेंटेज प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स जब भी आपके सामने परसेंटेज का प्रॉब्लम आता है उसमें हमेशा ऐसे होता है कि 3 में से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करना होती है। देखिए वो वैल्यूज क्या हैं, इस सेंटेंस को जरा समझिए। सेंटेंस आपके पास है A% ऑफ B इज C। B कोई वैल्यू है, उसमें से A% निकालते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, वो C आता है। इस बात का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए अगेन आपके सामने ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप जरा इसको देखिए। अगर मैं कहता हूं 10% ऑफ 200 इज 20, इस बात का क्या मतलब है कि अगर 200 है ना, इसका मतलब है कि एक 100 है और एक 100 है। पहले 100 में से मैंने 10 निकाले और दूसरे 100 में से भी मैंने 10 निकाले, और 10 और 10 कितना बन गया, 20 बन गया। यानी कि 10% ऑफ 200 इज 20। इसमें 10% क्या है, वो परसेंटेज रेट है। 200 क्या है, वो टोटल वैल्यू है जिसमें से मैंने परसेंटेज फाइंड की है, और 20 क्या है, वो है वैल्यू ऑफ परसेंट के 10% निकालने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आता है। तो जो परसेंटेज रेट है वो एक्चुअली ए है, जो हमारे पास टोटल वैल्यू है वो यहां पर बी है, और जो वैल्यू ऑफ परसेंट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सी है। जब भी आपके सामने परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा आपने हमेशा इन्हीं तीनों में से कोई वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। जैसा कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, यहां पर लिखा हुआ है 15% ऑफ 600 इज, 600 में से आपने 15% को निकालना है। तो इसका क्या मेथड होगा, 15/100 लिखेंगे 15% को और मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 600 से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ये आपके पास सी की वैल्यू आएगी, ये यहां पर बी की वैल्यू है और ये आपके पास ए की वैल्यू है, परसेंटेज रेट। इसी तरह से अगर ये कहा जाता है कि 25% ऑफ 1200 निकालें, तो आप क्या करेंगे, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 1200, 75% ऑफ 1200, ये आपके पास क्या बनेगा, 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1200। इसको आप सॉल्व करके क्या फाइंड कर सकें, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स समटाइम ऐसे भी होता है कि आप लॉजिकली क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे 25% है ना, इसका मतलब क्या होता है कि 4 पार्ट्स में से एक पार्ट। तो अगर आप 1200 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास 300 बन जाएगा। तो आप इस तरह से भी वैल्यू को गेस कर सकते हैं।
अगर आप यहां पर देखें 75% का मतलब क्या होता है कि आपने उसके 4 पार्ट्स करने हैं, फिर उनमें से 3 हिस्से आपने ले लेने हैं। तो अगर 1200 के अगर आप 4 पार्ट करें तो हर एक हिस्सा क्या बन जाता है, वो 300 बन जाता है। तो 300 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो 900 बन जाएगा। तो इस तरह से लॉजिकली भी आप क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो गैस कर सकते हैं।